हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे? आई होप आप सब बेटा बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बेटा मैंने वैसे आपको कोशिश की जितने भी वीडियो डाले उन सभी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बताया है, लेकिन आज मैं आपको सारे चैप्टर्स क्लास 12th के इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए अपनी और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग सॉलिड स्टेट में बेटा। तो सॉलिड स्टेट में जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो आपका पहला हो जाता है डेंसिटी, जो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है d=z/m/aq × तो वहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं आपके, तो वहाँ से आप लोग तैयार करेंगे। ये पहला चैप्टर है 6 नंबर का, तो आप यहाँ से न्यूमेरिकल तैयार करेंगे डेंसिटी वाले से। कुछ कंट्रीब्यूशन जैसे कॉर्नर से कितना होता है, फेजेस से कितना होता है, बॉडी सेंटर से कितना होता है, उससे न्यूमेरिकल की वो बोलेगा कि कोई भी पार्टिकल बी है वो पैकिंग बना रहा है, ए है जो 2/3 टेट्राहेड्रल होल्स में जा रहा है या टेट्राहेड्रल बर्ड्स में जा रहा है, तो उसका जो कंपाउंड का फॉर्मूला जो ए और बी से बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो आप तैयार करेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद आप बात करेंगे डिफेक्ट की। डिफेक्ट में इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हैं आपके शॉर्ट की और फ्रेंकल और आपका और जो एफ सेंटर वाला जो था ना, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी जहाँ से कलर प्रोड्यूस होता था। लिप कप सोया मैंने बताया था आपको, लिथियम का पिंक देता है, वॉलेट का पोटेशियम का देता है और सोडियम का येलो देता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। उसका डिफरेंसेस किसमें, जो मैंने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बताया था, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, कविता डाली हुई है, सीटी और मिला को मारता रोहित त्रिवेदी, तो वहाँ से मैंने आपको ट्रिक बताई हुई कैसे चीज़ों को याद कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक आपका इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता होना चाहिए किसके लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एफसीसी के लिए कितना होता है, एससीसी के लिए कितना होता है, वीसीसी के लिए कितना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ से, मेनली आपको यहाँ पे पढ़ना है सॉलिबिलिटी में केवल कुछ चीज़ें, गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी और सॉलिड की लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड की लिक्विड में बात करें तो आपको पढ़ना है जनरली क्या, उनके बीच में जो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेस एनर्जी वाला फैक्टर वो पढ़ना है। गैस वाले में आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर का पढ़ना और प्रेशर का पढ़ना है। प्रेशर का पढ़ोगे तो आपको सामने आएगा एक हेनरी लॉ का स्टेटमेंट और बस कुछ एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल उसी स्टेटमेंट से हो जाएगा जो फॉर्मूला बनने वाला होता है, ठीक है। चलिए उसका जो दूसरा आता है बेटा वो आता है रॉल्स लॉ। जब आप रॉल्स लॉ करेंगे तो वहाँ से थोड़ी सी आप आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स पे डालेंगे कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, कौन सा नॉन आइडियल बनाता है। और जब आप पहुँचेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे तो वहाँ पर आपके कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन दे रहा होगा, नेगेटिव डेविएशन, बस उनके एग्जाम्पल लेने हैं। एग्जाम्पल लेने और एग्जाम्पल को समझना है कि कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन आप तैयार कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। उसमें बेसिस करके आप ध्यान देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, तो बॉइलिंग पॉइंट वाली पर और फ्रीजिंग पॉइंट वाली पे। बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर आसान है और आपकी जो प्रेशर वाली है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो भी आसान है, ठीक है। वहाँ से न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। आप कोशिश करना डेल्टा टीवी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलो गर्मी काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई में मन अच्छा लगता होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3rd यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। एक्वस NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस सीखेंगे, किसका? एक्वस NaCl का। और नस्ट इक्वेशन करेंगे, उसको न्यूमेरिकल करेंगे। नस्ट इक्वेशन का ई स्टैंडर्ड सेल के साथ रिलेशन और लॉग केसी के साथ रिलेशन मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और नस्ट इक्वेशन का कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। यानी ई सेल का कंसंट्रेशन से जो रिलेशन निकलता है उसी को हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं, तो वो आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलास्ट लॉ हो जाता है, स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आसान होते हैं कोलास्ट लॉ के, कोई सा एक अननोन होता है, 3 नॉन होते हैं, उससे अननोन वाले के निकालना होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। तो आप लोग ये लगाइएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कुछ वेरिएशन वाले सवाल बनते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कंडक्टिविटी, मैंने एक्सप्लेन भी किया, वीडियो डाला हुआ है। डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी का क्या होता है, कंडक्टेंस का क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, ये तैयार करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट लॉ के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर सुनिएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट लॉ के न्यूमेरिकल्स और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे फैक्टर बहुत कम है, एक टेम्परेचर फैक्टर है, एक कंसंट्रेशन और तीसरा कैटलिस्ट है, बस छोटे छोटे से तैयार कर लेना। उसके बाद डिफरेंट के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो सकता है, न्यूमेरिकल में यूनिट ऑफ हो सकता है किसी भी रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट क्या होगी, ठीक है। पर्याप्त है, इतना ही आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है सरफेस केमिस्ट्री में जो आपका सवाल आएगा वो सवाल आएगा आपका केस स्टडी, तो यहाँ से टिक मार्क रहने वाला है। तो आप कोशिश ये करना, एडजॉर्प्शन पढ़ लो, थोड़ा बहुत कॉलवर्ड्स के बारे में पढ़ लो,
बेसिक लिखित की बात करें, अगर रीजनेबल सवाल आते हैं यहाँ से, तो आपका एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंडली आइसोथर्म से, तो बस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली आइसोथर्म पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में आप कॉलोइडल पार्टिकल को कैसे सेपरेट करते हैं, यानी कि जो कॉलोइडल पार्टिकल होता है उनको कन्फर्म कैसे करते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह हो जाता है वहाँ से, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके शुरुआत के 5 चैप्टर, जिनको अगर मैं नाम दूं तो फिजिकल केमिस्ट्री बोल सकता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ पी ब्लॉक। तो बेटा पी ब्लॉक में याद रखना स्ट्रक्चर आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। HNO3 का हो गया आपका स्ट्रक्चर, H2SO4 का हो गया, नहीं सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड्स हो गए, BRF3 इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड के हो गए, और जीनोन के लास्ट में जो दिए, जीनोन वाले रट लेना आप, जीनोन के 3 से 4 कंपाउंड दिए, उनको रट लेना स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रेट्स का ऑर्डर, जैसे 15 ग्रुप का रिड्यूसिंग करेक्टर क्या है, या बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, या ग्रुप 16 का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कुछ रीजनेबल सवाल कि H2S गैस है, H2O लिक्विड है, या नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है, फॉस्फोरस रिएक्टिव है, या नाइट्रोजन गैस क्यों है, फॉस्फोरस सॉलिड क्यों है, ये कुछ रीजन, या NO2 N2O4 की फॉर्म में क्यों पाया जाता है, ये कुछ रीजन। या इंटरलेजन में आओगे तो वो बोलेगा फ्लोरीन मोर रिएक्टिव क्यों है क्लोरीन से, या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से क्यों ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सब रीजन्स हैं, इन्हें पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर पर विशेष करके आप लोग ध्यान देंगे, और रिएक्शंस पर बेटा इस चैप्टर में करीब 10 से 15 रिएक्शन है, और रिएक्शन को पढ़िए। जैसे जिंक डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, N2O गैस देता है, बाकी अपना नाइट्रेट बनाता है। तो जैसे जानू दिल से SO डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेगा, जिंक तो क्या देगा हमें, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस। उसके बाद अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ें तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, या इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्या होता है, या इनके ऑक्सो एसिड्स ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या क्यों बनते हैं वो, ये हो जाता है आपका, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह जैसे। उसके बाद इनकी कैटालिस्ट प्रॉपर्टी कि ये कैटालिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा मोर स्टेबल है, किसका रिड्यूसिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा आसानी से रिड्यूस कर देगा, किसको अरेंज करवा सकता है आपसे, ठीक है ना। और कुछ रीजनेबल सवाल यहाँ पे भी आएंगे, और कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको एक कविता बताई थी, कुमकुम रूठी रहे और नवीन मोहब्बत कर पटाए राजी तक, ये 12 एलिमेंट ऐसे इनके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद मैं आता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। सबसे पहले आपको लिगेंड के बारे में बनता है एम्बिडेंट लिगेंड, कौन सा, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानना है। फिर बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड, उसमें EDTA इंपॉर्टेंट है। आईपीसी नोमेनक्लेचर BBT CFT, और BBT के साथ जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वहाँ से, मैग्नेटिक मूवमेंट कौन सा कलर देता है, कौन सा कलर नहीं देता, या किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर हमारा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाता है। अब मैं चलता हूँ दूसरी बुक पर। दूसरी बुक में पहला ही चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स, बहुत कम नंबर का है लेकिन अच्छा चैप्टर है। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है SN1 SN2। क्या तैयार करना है बेटा, SN1 SN2, सेंडमेयर स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन। SN1 SN2, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन, ये 5 टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ रहे हैं, बाकी कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं, 5 टॉपिक पर्याप्त है। अब बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल की बात करूँ तो कॉलवेज हो गई, रीमर टीमर हो गई आपकी, एसिडिक करेक्टर होगा फिनॉल का, एल्कोहल का और वाटर का। विलियमसन सिंथेसिस पढ़नी है आपको। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ना है, मीन्स डिफरेंट, समझ रहे हैं ना, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे CrO3 क्या देता है, PCC क्या देता है, बेस्ट PCC बताया मैंने आपको। PCC से करेंगे तो आपको तुरंत एल्डिहाइड मिल जाएगा, बाकी क्रोमिक से करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक मिलेगा, क्रोमिक एसिड से करेंगे यानी कि H2CrO4 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो वो पूछता है, रिएक्शन दे देगा कि एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना, तो बेस्ट कौन सा, PCC, ठीक है। उसके बाद 2 मैकेनिज्म है बेटा, हाइड्रेशन यानी एल्कीन से एल्कोहल बनना, या एल्कोहल से एल्कीन बनाना। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन तो वो तैयार कर लेना आप लोग, बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। तो उसमें NCERT के सवाल इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का नीम है ये चैप्टर, यहाँ से नंबर मिलने वाले हैं, यहाँ से वो क्वेश्चन बनने वाला है आपका कि 2 से अधिक स्टेप में आपको नहीं करना कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्ट A into B नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, वो यहीं से सवाल बनेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ से सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो कन्वर्जन करने हैं, NCERT के ही सवाल लगाने हैं। रिडक्शन पढ़ना है। अब कुछ रिएक्शन की बात करूँ तो इटार्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कन्वर्जन में जरूर फंसेगी। टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, जिससे आप डिस्टिंक्शन करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका कुछ रिएक्शन है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन हो गई,
अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं होता वो देते हैं। एल्डोन कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो देते हैं एल्डिहाइड कीटोन, और आपकी क्रॉस एल्डोन। तो यहाँ से हो जाता है हमारा एसिड और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक में एक रिएक्शन आती है नेम से, वो है आपकी HBr यानी हेल्व-हेलार्ड जेलेंस्की। एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है स्टीफन रिडक्शन और रोजनमंड। तो रोजनमंड नाम से आती है, स्टीफन भी नाम से आती है, ठीक है, इनको तैयार करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमाइंस की, किसकी बात करूं बेटा, अमाइंस की। तो अमाइंस में आपको बेसिक स्ट्रेंथ तैयार करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तैयार करना है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस तैयार करनी है आपको, और कार्बन अमाइन रिएक्शन तैयार करनी है, कुछ कन्वर्जन और कुछ रीजनेबल सवाल। अब लास्ट चैप्टर की बात करता हूँ मैं बायोमोलिक्यूल की बेटा। तो बायोमोलिक्यूल बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल में आप उसके जो 6 रिएक्शन से स्टार्टिंग में दिए स्टेट चेन को शो करता है वो वाली तैयार करनी है, या NH2OH से यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्यों नहीं रिएक्शन करता साइक्लिक एल्कोहल, वो साइक्लिक ग्लूकोज, सॉरी साइक्लिक एल्कोहल नहीं, माफ़ करिएगा, साइक्लिक ग्लूकोज क्यों नहीं रिएक्शन करता, तो वो आपको तैयार करना है। तो आप बता देंगे वहाँ पे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता, इस वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाता। काफ़ी चीज़ें हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप लोग उसको करिएगा। उसके बाद आप पहुँचेंगे पेप्टाइड पर। पेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है, कहाँ पे बनता है, कि बेस का सुगर के साथ होता है तो उसको कौन सा लिंकेज कहते हैं, तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड पढ़ना है आपको, पेप्टाइड पढ़ोगे तो पॉलीपेप्टाइड भी पढ़ लोगे, यानी कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद आप उधर चले जाओगे न्यूक्लिक एसिड में चले जाओगे तो आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, DNA RNA, तो पढ़ लेना काफ़ी अच्छे से, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो बेटा। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ से कर ले जाते तो कम से कम कितना भी कमज़ोर बच्चा सही बेटा जो बिल्कुल फेल होने की कगार पे है, मैं ये टॉपर की बात नहीं कर रहा, टॉपर को तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ, टॉपर के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। और हाँ, एक वो फितूर हो रहा है 10 दिन में करिएगा केमिस्ट्री में 95%, तो याद रखना, बेवकूफ़ मत बनना, पढ़ाई करना। वो सब अपना टाइम पास करते हैं, 10 दिन में 15 दिन में टॉपर बना देते हैं बेटा। 10 दिन में 15 दिन में कोई टॉपर नहीं बनता, टॉपर वही बनता है जो दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, टॉपर वही बनता है जो दिन रात मेहनत करता है। बाकी अपना व्यवसाय चलाने के लिए तो कोई भी आपको 3 दिन में भी 95% दे सकता है। बाकी लोग ये बताते हैं पेपर में आपको पेंसिल लेके आना है, आपको डॉट लेके आना, मतलब दुनिया जानती है पेपर देने जा रहा है पेंसिल डॉट लेकर तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, ये याद लगवा दिया, रख लेते हैं वो लोग, हैं रखवा देते हैं आप लोगों को याद लगा के, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, बस पढ़ते रहिए, मैं तो यही कहूँगा, तैयारी करिए खूब अच्छे मन से, ठीक है। मिलूंगा फिर कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड बाय एंड टेक केयर।